नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरती आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार भरोसा उन लोगों पर करना चाहिए जिनको आप बहुत समय से जानते हैं। भरोसा उन लोगों से करना चाहिए, उन लोगों पर करना चाहिए जिन लोगों को आप एटलीस्ट इस तरीके से जानते हैं कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है या वो इस टाइप के नहीं हैं जो किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि उसके मन में क्या छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके सामने एक साधु के वेश में आ रहा है और उसके अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है, उसके अंदर एक क्रिमिनल इंसान छुपा हुआ है, यह इरादा उसका बहुत ही गलत है। आज मैं बात इसलिए कर रही हूँ इस बात की क्योंकि आज की जो वारदात है वो इसी भरोसे पर है कि जब हम भरोसा करते हैं, अपने घर की अपनी अंदरूनी चीज़ें किसी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो इंसान हमें कहाँ कहाँ धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूँ उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं, नए सदस्य हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपकी कोई भी राय है तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो वीडियो के लास्ट में होता है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप उसका जवाब देते हैं, तो आप जवाब जरूर दीजिए, मैं आपके जवाब का वेट जरूर करूँगी। अब बात आती है आज के वारदात की। जो आज की वारदात की कहानी है वो है मध्य प्रदेश से, रतलाम शहर से। रतलाम शहर में एक एरिया है कब्रिस्तान के पास ही, राजीव नगर। राजीव नगर में एक गोविंद सेन नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनका स्टेशन रोड पे एक बहुत ही बड़ा सैलून भी है और राजीव नगर में उनकी अपनी तिमंजिला इमारत भी है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद रहते हैं और बाकी 2 फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। बात है 26 नवंबर 2020 की। कोविड का पीरियड चल रहा था। 25 नवंबर को दिवाली थी, आप सबको याद होगा अगर तो। 25 नवंबर 2020 को दिवाली थी। उस दिवाली के अगले दिन 26 नवंबर 2020 को उस मकान में फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली एक लड़की ज्वालिका स्कूटी लेने के लिए आती है। चूंकि ज्वालिका और जो गोविंद सेन है उनकी बेटी दिव्या, जो कि उनकी 2 बेटियां हैं, दिव्या और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। अब जो गोविंद सेन है वो अपने परिवार के साथ, वाइफ शारदा और बेटी दिव्या, 3 लोगों का परिवार है, 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जो ज्वालिका है, ज्वालिका दिव्या की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों स्कूटी जो है वो शेयरिंग में चलाते थे। कभी ज्वालिका ले जाती थी तो कभी दिव्या ले जाती थी। वैसे स्कूटी जो है वो दिव्या की थी, तो स्कूटी की जो चाबी है वो दिव्या के पास होती थी। ज्वालिका जो है सुबह सुबह उसको कहीं जाना था काम से, तो जब वो चाबी लेने के लिए नीचे आती है और जैसे ही घर में एंटर करती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर से उसकी चीखें निकल आती हैं और बाहर की तरफ भागती है। जब वो बाहर की तरफ भागती है चीखती हुई, तो जो किराएदार थे बाकी के वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, आस पड़ोस वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो घर के अंदर जाके मंजर देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर में 3-3 लाशें पड़ी हुई थी, गोविंद सेन की, उनकी वाइफ शारदा की और उनकी बेटी दिव्या की। तीनों की लाशें घर के अंदर पड़ी हुई थी। इसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस जो है वो पहुंचती है और इसके बाद पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि जो गोविंद सेन की दरवाजे के पास ही लाश पड़ी हुई है। उनके हाथ में दूध की थैली है और पैरों में जूते हैं, मतलब वो जस्ट अभी घर में एंटर ही हुए थे। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो अंदर किचन में दिव्या की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था और किचन में जो परात है, परात आटे वाली, वो जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी। इससे पता लगा कि दिव्या जो है, अनुमान लगाया जा सकता था कि दिव्या किचन में आटा गूंद रही थी और आटा गूंदते के साथ ही वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो और अंदर जाते हैं और कमरे में जाते हैं तो बिस्तर पे शारदा, जो गोविंद सेन की वाइफ है, उनकी लाश पड़ी हुई थी और सर पर गोली मारी गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे पहले अगर जो मुजरिम ने जो गोली मारी होगी वो शारदा को गोली मारी होगी। गोली की आवाज़ सुन के दिव्या जो किचन में थी वो अंदर आती है और अंदर आने के पहले ही उसको वहां पर मार दिया जाता है। अब इसके बाद
जब वो निकल रहे होंगे कातिल, तो दरवाजे पे उनको गोविंद सेन मिलते हैं और उनको दरवाजे पर ही मार दिया जाता है। जो एक क्राइम सीन दिख रहा था वो इसी तरीके से लग रहा था। पुलिस तीनों लाशों को कब्जे में लेती है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पड़ोस वाले बताते हैं कि गोविंद को हमने 9:15 बजे घर के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन इससे पहले एक पड़ोसी उनको ये बात बताता है कि घर में मैंने 3 लोगों को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन उनके रोजाना की वो थी कि गोविंद सेन के घर पे लोग आते जाते रहते थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में घर से 3 लोग वही बाहर की तरफ जाते हुए भी देखे, लेकिन सब लोगों ने उसको बहुत ही कैजुअली लिया। किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। अब पुलिस ने गोविंद सेन के बारे में थोड़ा सा पता करना शुरू किया, तो पता चला कि गोविंद सेन जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ राजीव नगर जो है यहाँ पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में। जैसे मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट फ्लोर में वो खुद रहते हैं, बाकी उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन बहुत ज़्यादा थी, तो उसको बेचकर ही उन्होंने यहाँ पे अपना मकान बनाया था। अच्छा खासा सैलून था उनका स्टेशन रोड पे, तो अच्छा खासा परिवार था। लेकिन यहाँ पे पड़ोसियों ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे डाउट दूसरे एंगल में भी जाता है। पड़ोसियों ने बताया कि जो इनकी वाइफ है गोविंद सेन की, वो अवैध शराब का धंधा करती थी, वो अवैध शराब बेचती थी। और इसके अलावा जो उनकी बेटी है दिव्या, दिव्या के भी जो हाव भाव थे वो कुछ ठीक नहीं थे। उनके जो दिव्या के हैं, दिव्या के बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्ती थी और उनके घर में लोगों का आए दिन आना जाना लगा रहता था। बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग जाते थे। तो पड़ोसी जो है ना, वो वैसे भी ज़्यादा कोई खुश नहीं थे उनके साथ और ना ही उनसे ज़्यादा कोई रिश्ता रखते थे। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस सबसे पहले डाउट करती है अवैध संबंधों को लेकर कि ये जो मर्डर हुआ है ये अवैध संबंधों को लेकर हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब उनके रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है और रिश्तेदार आते हैं, तो उनमें से एक रिश्तेदार ये बात बताता है कि अभी हाल ही में गोविंद सेन ने, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-4 दिन ही हुए हैं, अपनी एक ज़मीन है जिसको बेचा था 30 लाख में। गाँव की एक ज़मीन है, उनका गाँव है, तो वो ज़मीन जो है वो 30 लाख में सौदा किया था। तो फिर पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को ये पता चला हो कि 30 लाख में ये ज़मीन बेची है और वो 30 लाख के लिए मर्डर हुआ है। अब पुलिस दोनों एंगल पर काम करती है। ज्वालिका जो है किराए पर रहती है, उसने बताया कि घर से स्कूटी भी गायब है। घर के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि 25 नवंबर जिस दिन दिवाली थी, उस दिन रात को वहाँ पे 4 लड़के जो हैं वो घूम रहे हैं अननेसेसरी, और उनकी नज़र बार बार उस बिल्डिंग पे जा रही है जो बिल्डिंग गोविंद सेन का मकान था उसकी तरफ जा रही है। और घूमते घूमते फिर अचानक वो 3 लोग जो हैं, उनमें से 4 लोग थे टोटल, और 4 लोगों में से एक तो खड़ा हो जाता है नीचे, 3 लोग जो है वो ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद उनका पता नहीं वो क्या करते हैं। इसी बिटवीन में 9 बजे के समथिंग गोविंद सेन आते हैं, उनके हाथ में दूध की थैली है और वो अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। और थोड़ी ही देर में वो तीनों लड़के वापस आते हुए देखते हैं। आते हैं तो उनमें से 2 लड़के स्कूटी में चलाने लग जाते हैं, लेकिन स्कूटी की जो चाबी है वो शायद करेक्ट नहीं थी। उसमें से फिर एक लड़का ऊपर जाता है और फिर दूसरी चाबी लेकर आता है, फिर स्कूटी को स्टार्ट किया जाता है, स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस जो है सीसीटीवी का कैमरास तो खंगाल चुकी थी, फुटेज तो उनको मिल चुका था, उनको ये पता लग चुका था कि यहाँ पे 4 लड़के थे। लेकिन वो गए कहाँ? तो पुलिस ने क्या किया कि उस टावर में जितने भी फोन एक्टिव थे उन फोन्स को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरास तो चलो वहाँ के तो मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद उसी रूट में आगे के सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जाते हैं, उनका रूट चेक किया जाता है। दूसरी तरफ कातिलों के लिए इनाम भी रख दिया जाता है 30,000 का, कि जो भी कातिलों का पता बताएगा उसको 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज से पीछा करते करते पुलिस पहुंचती है, एक नेक्स्ट डे पता लगता है कि एक स्कूटी है जो देवनारायण इलाके में लावारिस खड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पर जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि ये दिव्या की ही स्कूटी है।
अब पुलिस वहां के सीसीटीवी खंगालती है तो वहां के सीसीटीवी में एक चीज सामने आती है कि एक व्यक्ति पहले से स्कूटर लेके खड़ा हुआ है। जब स्कूटी से वो दो लोग आते हैं, वो स्कूटर पे बैठते हैं और वो चले जाते हैं, और वो जो लड़का है जो स्कूटर लेके खड़ा हुआ था वो पैदल ही चला जाता है। अब पुलिस को यहाँ पर डाउट होता है कि जो ये लड़का पैदल गया है, इसका मतलब कि ये जो लड़का है ये कहीं लोकल इसी एरिया का ही है, दूर का नहीं है। अब पुलिस उस एंगल पे काम करने लग जाती है, लेकिन पुलिस ने एक समझदारी की कि पुलिस ने ना ये चीजें जो जो एविडेंस उनको मिले थे, पुलिस ने वो मीडिया के साथ शेयर ही नहीं करी। होता क्या है कि जब भी कोई कातिल कत्ल करता है तो चाहे वो जितना भी दूर क्यों ना पहुंच जाए, वो अपने एरिया की इंफॉर्मेशन जरूर रखता है। वो ये जरूर जानने की कोशिश करता है कि पुलिस को क्या कुछ मिला है और पुलिस किन किन एंगल पर काम कर रही है। यही हुआ कि जब जो लोकल लड़का रह रहा था, वो लोकल लड़का आसपास इंक्वायरी करता है कि पुलिस को कितना कुछ मिला है। क्योंकि पुलिस ने मीडिया के साथ कुछ शेयर ही नहीं किया था, पुलिस ने इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं किया था कि उनको कितना कुछ मिला है, तो वो बेफिक्र हो जाता है। जब बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से उसका जो हुलिया है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो चलने फिरने का ये तरीका है, इस टाइप से पुलिस के पास सारा कुछ था। तो पुलिस की नज़र तो थी, खबरी भी एक्टिव थे, लेकिन पुलिस बहुत साइलेंटली इस पर काम कर रही थी। वो जो लड़का है वो बेफिक्र हो जाता है और यूं ही ओपन में घूमने लग जाता है। जब ओपन में घूमने लग जाता है तो पुलिस के खबरियों की और पुलिस की उस पर नजर जाती है, क्रॉस चेक किया जाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हाव भाव, उसकी जो फिगर है उसके हिसाब से मैच किया जाता है, तो परफेक्ट मैच होता है। और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पता चलता है कि ये जो लड़का है ये अनुराग परमार है। अनुराग परमार और बॉबी, जो कि बिनोवा नगर में रहता है। इस अनुराग के बारे में अगर बताया जाए तो अनुराग ने इंदौर से बीटेक कर रखा है और अभी फिलहाल वो बेरोजगार है। बेरोजगार है या नौकरी करना नहीं चाहता। कई बार होता है कि लोग जो है ना वो एक दिन में रईस बनना चाहते हैं, इस करके भी। तो जब अनुराग परमार को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और वो सारी वारदात बताता है, अपने दोस्तों के बारे में बताता है। पुलिस अनुराग की मदद से दो दोस्तों को गुजरात से गिरफ्तार करती है और इसके बाद जब तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो चौथे की तलाश होती है। तो पता चलता है कि जो चौथा है, जो मिसिंग है, हकीकत में मास्टरमाइंड तो वही है और उसका नाम दिलीप है, जो कि पास के गांव का ही रहने वाला है। दिलीप के बारे में एक और चीज पता लगती है कि 20 जून को उसने अपने एक कजन और एक दोस्त के साथ मिलके डॉक्टर प्रेम कौर हैं उनका कत्ल किया था। और इस तरीके से अगर मैं कत्ल की बात करूं तो उसने टोटल 6 कत्ल किए थे। अब दिलीप के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दिलीप तो रतलाम में ही है और वो एक घर में छुपा हुआ है और उस घर में वो जो पीछे वाली दीवार है वो टूटी हुई है, तो उसका आना जाना जो है पीछे वाली दीवार से है। वो पीछे वाली दीवार से आता है, वहीं से चला जाता है। अब जब ये पता चलता है कि दिलीप तो सीरियल किलर है, तो फिर पुलिस जो है उसको तरीके से अरेस्ट करने की बात वो करती है। चूंकि ये भी पता चलता है कि दिलीप के पास गन भी है, तो पुलिस जब घेरा करती है उस घर का तो दिलीप अंदर से फायरिंग करता है। जब दिलीप अंदर से फायरिंग करता है तो जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और इसी जवाबी में दिलीप जो है मारा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सिर्फ इतना पता चलता है कि तीनों की गोली मारकर हत्या की गई है और ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। घर में लूटपाट के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता क्योंकि तीनों के तीनों डेड हैं, तो घर में बताएगा कौन कि घर में कितना जेवर था, कितना कैश था। तो इसलिए अब पुलिस जो है, पुलिस वापस अपने मुजरिमों तक पहुंचती है, उनसे पूछताछ की जाती है और उनसे पूछताछ करने के बाद पूछा जाता है कि कत्ल की आखिर वजह क्या है। तब वो पूरी वजह बताते हैं। वजह ये थी कि लॉकडाउन हो जाता है, लॉकडाउन के बाद गोविंद का सैलून बंद हो जाता है। अब गोविंद को काम तो करना ही था, तो इसलिए वो अपने घर से सैलून को चलाने लग जाता है। लोग कटिंग करवाते हैं या जो भी है तो घर पे आने लग जाते हैं। दिलीप भी उनमें से एक था। दिलीप भी उनके घर आता है कटिंग करवाने के लिए। गोविंद के घर को देखता है तो उसके अंदर एक लालच आ जाता है और उसके दिमाग में एक चीज तो आती है
कि इनके घर में पैसा तो बहुत होगा, क्योंकि घर बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा बनाया हुआ था। तो दिलीप क्या करता है, दिलीप गोविंद के साथ अपनी जान पहचान बनाता है, दोस्ती बनाता है। और दोस्ती दोस्ती में उसको थोड़े दिन पहले ही पता चलता है कि गोविंद ने एक ज़मीन बेची है 30 लाख में। अब दिलीप को ये हो जाता है कि गोविंद के घर पे 30 लाख कैश तो मिल ही जाएगा, और उसके दिमाग में एक लालच घर कर जाता है, क्योंकि क्रिमिनल वो पहले से ही था। इसके बाद उसने अपने तीनों दोस्तों के साथ सलाह की, और सलाह करने के बाद फिर दिवाली वाला दिन चुना जाता है। और वो भी इसलिए कि दिवाली वाले दिन अगर गन चलती है तो गन की आवाज़ से किसी को शक इसलिए नहीं होगा क्योंकि गोली की आवाज़ तो वैसे भी पटाखों की आवाज़ में मिक्स हो जाएगी। और यही वजह थी कि उस दिन, उस रात को चारों दोस्त पहले देखी करते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है तो नहीं है। और जब उनको ये पुख्ता हो जाता है कि घर में सिर्फ शारदा और दिव्या हैं, तो फिर वो घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाते ही सबसे पहले वो शारदा को गोली मारते हैं। जब गोली की आवाज़ सुनती है तो दिव्या जो है किचन से निकल कर आने लग जाती है, और वहीं पर ही उसको मार दिया जाता है। इसके बाद इन लोगों ने घर में तलाशी लेनी शुरू की, तो तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 20,000 रुपये मिले और थोड़ी मोड़ी ज्वेलरी मिली। जबकि इनको उम्मीद थी कि घर से 30 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। अब उतना लेके जब वो बाहर निकल रहे थे तो सामने से गोविंद आ रहा था, जो कि गोविंद को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब गोविंद सामने से आ रहा था तो फिर गोविंद को भी मारना पड़ा। और इसके बाद फिर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। नीचे आते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, तो पता चलता है कि चाबी जो है वो दूसरी आ गई है। दिलीप को पता था कि स्कूटी की चाबी कहाँ रखी होती है, तो वापस फिर वो जाता है और जाके एक्चुअल में जो चाबी थी वो लेकर आता है, और उसके बाद स्कूटर से फरार हो जाते हैं। बाकी की कहानी आपके सामने है। तो इस तरीके से एक गलती से, गोविंद की एक गलती से उसके घर के 3 लोग चले जाते हैं। इसलिए मैं शुरू में कह रही थी कि कभी भी अपने घर के सीक्रेट जो है ना, किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपके घर की प्राइवेसी आपकी अपनी है, और उसको मेंटेन रखने का काम भी आपका अपना है। खासकर थोड़े दिन में बने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने मंडे के वीडियो में एक सवाल पूछा था आपसे, और वो सवाल था कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, बिना राजधानी के एक देश। तो उसका जवाब है नाउरू देश है, जो दक्षिण अमेरिका में है। नाउरू देश दक्षिण अमेरिका में है। इसकी कोई भी राजधानी नहीं है, और इसका जो प्रशासनिक कार्य है वो यारेन सिटी है, यारेन सिटी से होता है। तो ये तो था दोस्तों जवाब। एक शिकायत है कि आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।